चैप्टर 2 है। चैप्टर का नाम है प्राणियों में पोषण। प्राणियों के पोषण में पोषक तत्वों की आवश्यकता, आहार के अंतर्ग्रहण की विधि और शरीर में इसके उपयोग की विधि सम्मिलित होती है। ठीक है। कार्बोहाइड्रेट जैसे कुछ संगठक जटिल पदार्थ हैं। अनेक जंतु इन जटिल पदार्थों का उपयोग सीधे रूप में नहीं कर सकते हैं, अतः उन्हें सरल पदार्थों में बदलना आवश्यक है। जटिल खाद्य पदार्थों का सरल खाद्य पदार्थों में टूटना, विखंडित होना ही भोजन का पाचन कहलाता है। इस प्रक्रम को भोजन का पाचन कहते हैं। पोषण को इंग्लिश में न्यूट्रिशन कहते हैं और पोषक तत्वों को न्यूट्रिएंट कहते हैं। पहली हेडिंग पढ़ते हैं। हेडिंग का नाम है मानव में पाचन। आप फिगर देखिएगा, पहले पूरा मानव का बना है कि क्या क्या भाग होते हैं, कौन से भाग कहाँ पे होते हैं। हम अपने मुख द्वारा भोजन का अंतर्ग्रहण करते हैं, इसे पचाते हैं तथा फिर इसका उपयोग करते हैं। आहार का बिना पचा हुआ भाग मल के रूप में निष्कासित किया जाता है। ठीक है। भोजन एक सतत नली से गुजरता है जो मुख गुहिका से प्रारंभ होकर गुदा तक जाती है। इस नली को विभिन्न भागों में बांटा जा सकता है, जैसे मुख गुहिका, ग्रास नली या ग्रसिका, अमाशय, क्षुद्रांश मतलब छोटी आंत और बड़ी आंत जो मलाशय से जुड़ी होती हैं, तथा मल द्वार अथवा गुदवा। ठीक है। भोजन का पाचन मुख गुहिका से प्रारंभ होता है। मुख गुहिका में भोजन का लुगदी के रूप में तैयार हो जाता है, उसमें लार मिलती है। ठीक है। लार जो होती है, लार हमारी मुख में तीन ग्रंथियों से निकलती है, तीन जोड़ी ग्रंथियां होती है, सॉरी। ठीक है। यह लार लगभग एक दिन में 1 से 1.5 लीटर निकलती है। ओके। इस लार का पीएच मान 6.8 होता है तथा इस लार में एक टाइलिन नाम का एंजाइम होता है जिसे लार एमाइलेज कहते हैं, जिससे स्टार्च का लगभग 30% पाचन हमारे मुख में होता है। लार में एक लाइजोजाइम नामक एंजाइम होता है, सॉरी, लाइजोजाइम नामक एंटीबैक्टीरियल एजेंट होता है जो हमें 90 से 92% संक्रमणों से बचाता है। ठीक है। फिगर में देख सकते हैं, इसमें लिखा हुआ है कि लाला रस जो होता है, अर्थात जो लार होती है, चावल की मंड को शर्करा में बदल देती है। यही शर्करा जो स्टार्च होती है, यही 30% पाचन इसका होता है टाइलिन नाम के एंजाइम के द्वारा। ठीक है। मुख गुहिका के बाद ये भोजन है ग्रास नली या ग्रसिका में जाता है। ठीक है। ग्रसिका की भित्ति या आंतरिक स्तर के संकुचन से भोजन नीचे की ओर सरकता है। वास्तव में संपूर्ण आहार नाल संकुचित होती रहती है तथा यह गति भोजन को नीचे की ओर ढकेलती है। ठीक है। ये देखिए आप फिगर। ग्रसिका के बाद ये जो भोजन है अमाशय में जाता है। फिगर में आप देखिए, अमाशय मोटी भित्ति वाली एक थैली नुमा संरचना है। यह चपटा एवं जे की आकृति का होता है तथा आहार नाल का सबसे चौड़ा भाग होता है। यह एक ओर ग्रसिका अर्थात ग्रास नली से खाद्य प्राप्त करता है तथा दूसरी ओर यह छोटी आंत में खुलता है। ये अमाशय जो होता है, इसके अंदर से एक HCl एसिड निकलता है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल निकलता है, जो ये भोजन की लुगदी को इसका जो माध्यम है वो अम्लीय बना देता है, जिसकी वजह से ये पचने में ज़्यादा आसानी होती है। ठीक है। अमाशय से जो एंजाइम निकलते हैं उनका नाम है गैस्ट्रिक लाइपेज, गैस्ट्रिक एमाइलेज। 3 एंजाइम निकलते हैं। एक कारक निकलता है जिसको कैसल आंतरिक कारक कहते हैं, ये ग्लाइकोप्रोटीन का पाचन करता है। ठीक है। एक हार्मोन निकलता है जिस हार्मोन को गैस्ट्रिक हार्मोन कहते हैं। अमाशय के अंदर प्रोटीन और वसा का लगभग 50% पाचन होता है। अमाशय का आंतरिक स्तर अर्थात सतह श्लेष्मल हाइड्रोक्लोरिक अम्ल तथा पाचक रस स्रावित करती है। श्लेष्मल अमाशय के आंतरिक स्तर को सुरक्षा प्रदान करता है। अम्ल अनेक जीवाणुओं को नष्ट करता है जो भोजन के साथ वहां पहुंचते हैं। साथ ही माध्यम को अम्लीय बनाता है जिससे पाचक रसों की क्रिया करने में सहायता मिलती है। पाचक रस अर्थात जठर रस प्रोटीन को सरल पदार्थों में विघटित कर देते हैं। इसमें यकृत का फिगर नहीं दिया हुआ है, फिर भी आप पढ़िए कि यकृत एक गहरे लाल रंग की ग्रंथि होती है। यह उदर के ऊपरी भाग में दाहिनी ओर
अवस्थित होती है तथा यह शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि होती है। इससे पित्त रस निकलता है जो एक थैली में संग्रहित होता है जिसे पित्ताशय कहते हैं। अर्थात यकृत से पित्त रस निकलता है और वो जहाँ पर एकत्रित होता है उसे पित्ताशय कहते हैं। यकृत के नीचे उसी से जुड़ी हुई एक अग्नाशय नाम की हल्के पीले रंग की बड़ी ग्रंथि है जो अमाशय के ठीक नीचे स्थित होती है, जिससे अग्न्याशयी रस निकलते हैं। ठीक है। अग्न्याशयी रस कार्बोहाइड्रेट्स एवं प्रोटीन पर क्रिया करता है तथा इनको उनके सरल रूप में परिवर्तित कर देता है। आंशिक रूप से पचा भोजन छोटी आंत के निचले भाग में पहुंचता है, जहां आंत्र रस पाचन क्रिया को पूर्ण कर देते हैं। अग्नाशय शरीर की सबसे बड़ी दूसरे नंबर पे सबसे बड़ी ग्रंथि आती है और जो अग्न्याशय से ट्रिप्सिन नाम का एंजाइम निकलता है, एक हार्मोन निकलता है जिसे इंसुलिन हार्मोन कहते हैं। इसकी अस्थिरता की वजह से जब ये कम या बढ़ जाता है तो हमें मधुमेह रोग होता है। ठीक है। इंसुलिन हार्मोन की गड़बड़ी की वजह से मधुमेह रोग होता है। ये इंसुलिन हार्मोन जो होता है वो रक्त में शर्करा की मात्रा को नियंत्रित करता है। शर्करा अर्थात शक्कर की मात्रा या ग्लूकोज की मात्रा को नियंत्रित करता है। छोटी आंत के बारे में एक फैक्ट आप याद रखिएगा कि ये जो विटामिन B12 होता है इसका पाचन छोटी आंत में ही होता है। ठीक है। इस चैप्टर की समरी पढ़ते हैं कि जंतु पोषण में पोषण आवश्यकताएं, भोजन अंतर्ग्रहण की विधियां एवं शरीर में इनका उपयोग सम्मिलित है। आहार नाल तथा स्रावी ग्रंथियां संयुक्त रूप से मानव के पाचन तंत्र का निर्माण करती हैं। इसमें मुखगुहिका, ग्रसिका, आमाशय, क्षुद्रांश तथा बृहदांत्र जो मलाशय में समाप्त होती है तथा गुदा सम्मिलित है। पाचक रस स्रावित करने वाली ग्रंथियां लाला ग्रंथियां जिससे लार या लाला रस निकलता है, यकृत से पित्ताशय निकलता है तथा अग्न्याशय अग्न्याशय से इंसुलिन हार्मोन निकलता है जिसकी कमी या अधिकता से मधुमेह रोग होता है। अमाशय की छोटी भित्ति तथा क्षुद्रांश की भित्ति भी पाचक रस का श्रावण करती हैं। विभिन्न जीवों में भोजन ग्रहण करने की विधियां भी भिन्न हैं। पोषण एक जटिल प्रक्रम है जिसमें अंतर्ग्रहण, पाचन, अवशोषण, स्वांगीकरण एवं निष्कासन शामिल है। मंड जैसे कार्बोहाइड्रेट का पाचन मुख से ही प्रारंभ होता है। लगभग 30% स्टार्च का पाचन या मंड का पाचन मुख में हो जाता है। ठीक है। टाइलिन एंजाइम के द्वारा प्रोटीन का पाचन अमाशय में प्रारंभ होता है। यकृत द्वारा स्रावित पित्त, अग्न्याशय से अग्न्याशयी स्राव एवं छोटी आंत की छोटी भित्ति मतलब आंतरिक स्तर द्वारा स्रावित पाचक रस की क्रिया से भोजन के सभी घटकों का पाचन छोटी आंत में पूरा हो जाता है। जल एवं कुछ लवण बड़ी आंत में अवशोषित होते हैं। अवशोषित पदार्थ शरीर के विभिन्न भागों को स्थानांतरित कर दिए जाते हैं। बिना पचे अपशिष्ट जिसका अवशोषण नहीं होता है मल के रूप में गुदा द्वार शरीर के बाहर निकाल दिए जाते हैं। ठीक है। तीसरा चैप्टर है, चैप्टर का नाम है रेशो से लेकर वस्त्र तक। ये चैप्टर बिल्कुल आसान है, इसमें कंपटीशन के लिए कुछ नहीं है। ठीक है। फिर भी कुछ देख लेते हैं जो भी है। जंतुओं से प्राप्त किए जाने वाले रेशों को जानतव रेशे कहते हैं। ठीक है। बकरी के बालों से भी ऊन प्राप्त किया जाता है। अंगोरा ऊन की अंगोरा नस्ल की बकरियों से प्राप्त किया जाता है जो जम्मू एवं कश्मीर की पहाड़ी क्षेत्रों में पाई जाती हैं। कश्मीरी बकरी की त्वचा के निकट मुलायम बाल जिन्हें फर होते हैं कहा जाता है। इनसे बेहतरीन शॉलें बनाई जाती हैं जिन्हें पश्मीना शॉलें कहते हैं। ऊन उद्योग हमारे देश में अनेक व्यक्तियों के लिए जीविकोपार्जन का एक महत्वपूर्ण साधन है, लेकिन छटाई करने वाले कार्य जोखिम भरा है क्योंकि कभी-कभी वे एंथ्रेक्स नामक जीवाणु द्वारा संक्रमित हो जाते हैं जो एक घातक रक्त रोग का कारक है जिसे सोटर्स रोग भी कहते हैं। किसी भी उद्योग में कारीगरों द्वारा ऐसे जोखिमों को झेलना
व्यावसायिक संकट कहलाता है। भारत में रेशम उत्पादन से संबद्ध विभिन्न प्रकार के उद्योगों में महिलाओं की भूमिका महत्वपूर्ण है। रेशम कीट के पालन, कोकूनों में से रेशम को निकालने और कच्चे रेशम से वस्त्र निर्माण आदि कार्य अधिकतया महिलाओं द्वारा ही किए जाते हैं। अपने उद्यम द्वारा वे राष्ट्र की अर्थव्यवस्था में योगदान देती हैं। रेशम उत्पादन में चीन विश्व में पहले स्थान पर है तथा भारत भी प्रमुख रेशम उत्पादक देशों में गिना जाता है। रेशम की खोज का यथार्थ समय संभवतः अज्ञात है। एक प्राचीन चीनी किंवदंती के अनुसार सम्राट हुआंग टी ने सम्राज्ञी सी लुंगची से अपने बगीचे में उगने वाले शहतूत के वृक्षों की पत्तियों के क्षतिग्रस्त होने का कारण पता लगाने के लिए कहा था। सम्राज्ञी ने पाया कि सफेद कृमि शहतूत की पत्तियां को खा रहे थे। उन्होंने यह भी देखा कि कृमि अपने इर्द गिर्द चमकदार कोकून बुन लेते थे। संयोग से एक कोकून उनके चाय के प्याले में गिरा और कोकून में से नाजुक धागों का गुच्छा पृथक हो गया। रेशम उद्योग चीन से आरंभ हुआ और सैकड़ों वर्षों तक इसे कड़ी पहरेदारी में गुप्त रखा गया। बाद में यात्रियों और व्यापारियों ने रेशम को अन्य देशों में प्रचलित किया। जिस मार्ग से उन्होंने यात्रा की उसे आज भी सिल्क रूट कहते हैं। रेशम कीटों से रेशम तथा भेड़, बकरी एवं याक से ऊन की प्राप्ति की जाती है। अतः रेशम और ऊन जानतव रेशे हैं। ऊंट, लामा और अलपाका के बालों को भी ऊन प्राप्त करने के लिए संसाधित किया जाता है।